नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं मैं फ्री एजुकेशन प्रोग्राम में। हम आज जो मूल्यों की बात की थी, हमने मूल्यों का विकास कैसे होता है उसकी बात की थी। आज उससे आगे देखेंगे मूल्यों के निर्धारण में प्रमुख कारक क्या होते हैं। मूल्यों के निर्धारण में प्रमुख रूप से 3 कारक होते हैं। 3 कारक कौन कौन से होते हैं? पहला जो कारक है वो है भौगोलिक। दूसरा जो कारक है वो है समाजों के साथ अंतरक्रिया। और तीसरा जो मूल्य आता है वो आर्थिक पक्ष। ठीक है, तो भौगोलिक पक्ष के अंतर्गत 3 पार्ट आते हैं। 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं? इसमें सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि तापमान। जहाँ का तापमान उच्च होगा, ठीक है, और जहाँ पर जो है जो रेतीली हवाएं चलेंगी, वहाँ पर आपने सामान्यतः जैसे अरब प्रदेश है, वहाँ पर आपने देखा है कि लोग बुर्का या फिर जो है मुँह को ढके हुए कपड़े पहनते हैं। दूसरा, आप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में देखेंगे कि वहाँ पर तापमान अधिक है, वहाँ पर रेतीली हवाएं नहीं चल रही हैं, वहाँ पर तापमान अधिक है, तो आपने देखा हो सामान्यतः कम कपड़े पहनते हैं। जैसे अपना दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है, तमिलनाडु केरल वाला क्षेत्र, तो वहाँ पर जो लुंगी वगैरह ये सब चीज़ सामान्यतः पहनते हैं। फिर आप देखेंगे जो शीतोष्ण क्षेत्र हैं या जो ठंडे प्रदेश हैं, वहाँ पर जो है अधिक कपड़े पहन के रखते हैं, ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते हैं, साथ में जो है मदिरापान सेवन भी देखा जाता है। फिर हम देखते हैं समाजों के साथ अंतरक्रिया। तो समाजों के साथ अंतरक्रिया का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। आपने सामान्यतः देखा है जो गांव या फिर जो आदिवासी समुदाय हैं, यदि वो दूसरे समाज के संपर्क में नहीं आते तो उनमें रूढ़िवादिता अधिक देखी जाती है। दूसरा कारण ये है कि आप जैसे जो हाईवे के समकक्ष या किसी शहरी क्षेत्र के पास में कोई ग्राम बसा हुआ है, तो उसमें शहरी जो विशेषता हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। उसमें गतिशीलता जो है मूल्यों में दिखेगी आपको। यहाँ पर समाजों में सबसे बड़ा प्रभाव जो है जननांकी का पड़ता है कि जननांकी जो है यानी जो जनसंख्या है वो मूल्य निर्धारण में अहम भूमिका निभाती है। यहाँ पर आपको देखना है लिंग के आधार पर, ठीक है। तो यहाँ पर सामान्यतः ये देखा लिंग के आधार पर, जीवन प्रत्याशा के आधार पर और आबादी के आधार पर। तो लिंग के आधार पर ये देखा गया है सामान्यतः जहाँ पर जो है लिंग असमानता नहीं होती है, तो वहाँ पर क्या देखा जाता है, एकल विवाह देखने को मिलते हैं। लेकिन जहाँ पर लिंग असमानता है वहाँ पर आपको बहुविवाह पॉलीगैमी देखने को मिलती है। जैसे अगर बात करें या बहुपत्नी प्रथा जो है वो देखने को मिलती है। जैसे जो देहरादून है, देहरादून में जो खस जनजाति है उसमें बहुपति प्रथा देखने को मिलती है। इसके बाद में जो है ये किसके आधार पर, लिंग के आधार पर हो गया। फिर आबादी के आधार पर, जहाँ की आबादी कम होती, जिस देश की आबादी कम होगी, जिस क्षेत्र की आबादी कम होती है देश की, तो वहाँ पर आपको सामान्यतः जो गर्भपात जो प्रथा है या जो मूल्य है जो स्थापित है वो देखने को नहीं मिलता। लेकिन जहाँ पर अधिक जो है आबादी है वहाँ पर जो है गर्भपात प्रथा जो है वो देखने को मिलती है। एबॉर्शन की जो प्रथा है वो देखने को मिलती है। अब इसके साथ में जो है जीवन प्रत्याशा, जहाँ पर जीवन जीने की जो एज है वो ज़्यादा है, जहाँ पर संसाधनों की अधिकता है, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो वृद्धजन है, ठीक है, उनको एक तो उच्च जीवन मिलेगा, साथ ही सम्मानपूर्वक जीवन जी रहे होंगे, जैसे कि जापान। आर्थिक पक्ष की बात करें तो आर्थिक पक्ष में जहाँ पर पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया हुआ है वहाँ व्यक्तिवादी जो मूल्यों का विकास होगा, और जहाँ पर समाजवादी व्यवस्था को अपनाया हुआ है वहाँ पर सामाजिक हित को प्राथमिकता देने वाले मूल्यों का विकास होगा। मूल्यों के विकास में भूमिका की अगर बात करें तो मूल्यों के विकास में जो है परिवार की सबसे पहले तो, क्योंकि बच्चा जो है जैसे ही परिवार में जन्मता है तो परिवार की भूमिका आती है मूल्यों के विकास में। इसके बाद में समाज की जब भूमिका आती है जो विद्यालय स्तर पर देखने को मिलती है, और फिर जो है शिक्षण संस्थानों की भूमिका अहम हो जाती है। तो परिवार की भूमिका कैसे? परिवार ये निर्धारित करेगा कि वो किस प्रकार का चरित्र निर्माण
बच्चे का करना चाहता है। जिस प्रकार का चरित्र निर्माण होता है उस आधार पर उसके मूल्यों का निर्धारण होता है। यहाँ पर परिवार की ज़्यादा भूमिका और समाज की भी कुछ भूमिका रहती है, लेकिन समाज का अगला योगदान सर्वाधिक कहाँ पर देखने को मिलता है, और ये जो मूल्य निर्माण है कैसे किया जा सकता है, दंड और प्रोत्साहन से किया जाता है। सही गलत का जो है सही गलत का निर्धारण करके किया जा सकता है। समाज में जैसे ही वो विद्यालय में प्रवेश करता है और वो सामाजिक कांटेक्ट में आना शुरू होता है, उससे संपर्क में आना, और वैसे ही उसके मूल्यों का विकास होना। यहाँ पर जो मूल्यों का विकास हुआ उनका वो अनुभव करना कहाँ पर शुरू करेगा, वो समाज के स्तर पर देखना शुरू करेगा, अनुभव करना शुरू करेगा, उस आधार पर उसके मूल्यों का विकास होगा। इसमें जो है वो धर्म के संपर्क में आता है, वो विभिन्न जातियों के संपर्क में आता है, वो बुद्धिजीवियों के संपर्क में आता है, उस आधार पर अपनी धारणाएं बनाता है, उस आधार पर वो विकास करता है। वो शिक्षण संस्थानों के माध्यम से भी सीखता है, वो अपना आसपास जो ग्रुप है उसके माध्यम से सीखता है। समाज के बाद में जो योगदान आता है शैक्षणिक संस्थानों का, जहाँ पर आप देखेंगे आधारिक स्तर पर शिक्षा होती है, एक उच्च स्तरीय शिक्षा। आधारिक स्तर पर जब आप शिक्षा को देखते हो तो वहाँ पर सैद्धांतिक पक्ष सामने आता है, जहाँ पर आपको विभिन्न जो दार्शनिक हैं उनके बारे में बताया जाता है, नैतिकता के पक्ष को बताया जाएगा, ठीक है, क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में बताया, सकारात्मक नकारात्मक पक्षों को बताया जाएगा। लेकिन उच्च शिक्षा में जैसे ही पहुंचते हैं तो इसका प्रायोगिक रूप आता है, जहां पर व्यक्ति ने जो मूल्य सीखे, जो अनुभव किया, उनका प्रयोग करना शुरू करता है। उस आधार पर वो अपने मूल्यों को यहाँ पर निर्धारित करता है। जैसे यदि वो मार्क्सवादी सोच के संपर्क में आएगा तो वो वर्ग संघर्षवादी जो विचारधारा है उससे प्रेरित हो जाएगा। फिर इसके साथ में आप देखते हैं कि अगर शिक्षण जो संस्थानों में समानता, स्वतंत्रता, न्याय जैसे मूल्यों को यदि पढ़ाया जा रहा है तो उसमें वो मूल्य स्थापित होंगे। लोक प्रशासन, मानवीय आवश्यकताएं एवं अभिप्रेरण। तो मानवीय ये अगला टॉपिक है, मानवीय आवश्यकताएं एवं अभिप्रेरण। तो मानवीय आवश्यकताएं क्या होती हैं? प्रत्येक व्यक्ति के विकास, उसके शारीरिक उसके मानसिक विकास के लिए तथा उसको सुखमय जीवन जीने के लिए जिन तथ्यों की आवश्यकता होती है, ठीक है, उन सबको क्या कहते हैं? मानवीय आवश्यकताएं कहते हैं। अभिप्रेरण क्या है? अभिप्रेरण है किसी को किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रेरित कर देना। उन तथ्यों का प्रयोग जिससे कोई व्यक्ति आंतरिक रूप से स्वप्रेरण से या बाह्य प्रेरण से किसी कार्य को करने के लिए तत्पर हो जाए। और लोक सेवा में इसका क्या प्रयोग है अभिप्रेरण का? कि जो है हम लोग कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाह रहे हैं, अतः जो लोक सेवक है वो जनहित के कार्यों में लग जाए, इसके लिए अभिप्रेरण का होना आवश्यक है। लोक प्रशासन में नैतिक सद्गुण एवं मूल्य। तो नैतिक सद्गुण क्या होते हैं और मूल्य क्या होता है? मूल्य में बता चुका हूं कि व्यक्ति के वो गहरे विश्वास और सिद्धांत जिनके पालन के लिए वह प्रतिबद्ध होता है, पालन को वो सकारात्मक मानता है और ना पालन को वो है अनैतिक मानता है और पालन को नैतिक मानता है। यहाँ पर नैतिक सद्गुण, गुण क्या होते हैं? सबसे पहली बात तो जो आपका व्यवहार है उसमें परिलक्षित होने वाले जो लक्षण है वो गुण हैं, और इन गुण जो हैं ये गुण यदि किसी दूसरे गुणों को विकास करने में सक्षम है तो वो सद्गुण है। लोक प्रशासन में इनकी आवश्यकता क्या है? लोक प्रशासन में इसलिए आवश्यकता है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमारी व्यक्तिगत विचारधारा होगी, ठीक है, हमारी धार्मिक विचारधारा होगी, लेकिन हम चूंकि लोक प्रशासन में तो हमें प्रशासनिक मूल्यों को महत्व देना, हमें संवैधानिक मूल्यों को महत्व देना है, हमें कानूनी मूल्यों को महत्व देना है, तो दूसरे विचार हावी ना हो जाएं। इसके लिए जरूरी है कि हम में नैतिक सद्गुण उपस्थित हो ताकि हम समाज का कल्याण सुनिश्चित कर सकें। आवश्यकता क्यों? हम वर्तमान में देख रहे हैं कि राजनीतिक अपराधीकरण देखने को मिल रहा है, प्रशासनिक राजनीतिक गठजोड़ देखने को मिल रहा है, भ्रष्टाचार की चरम सीमा उपस्थित है, लैंगिक असमानता देखने को मिलती है, जातिगत भेदभाव देखने को मिलता है। तो इन सब चीजों को दूर करने के लिए इनके साथ में न्याय सुनिश्चित किया जाए, वंचित वर्गों को न्याय सुनिश्चित किया जाए, उसके लिए आवश्यक है कि हम प्रशासन में सद्गुणों को स्थापित करें, नैतिक मूल्यों को स्थापित करें। राज्य प्रकृति में परिवर्तन से लोक प्रशासन से अपेक्षाएं क्या होती हैं? हम पहले अगर उपनिवेशिक काल में जाएं तो हम देखते हैं कि वहां पर पुलिस राज्य था, उसका सिर्फ इतना सा काम था। क्या काम था? कि एक तो बाह्य जो विद्रोह है, बाह्य जो है सुरक्षा सुनिश्चित करना, और आंतरिक जो सुरक्षा है, जो व्यवस्था है उसको सुनिश्चित करना, सिर्फ इतना सा कार्य था। लेकिन जैसे ही हम स्वतंत्र हुए तो हम
किसमें लोकतांत्रिक राज्य बने। लोकतांत्रिक राज्य बने तो हमने विधिक व्यवस्था को भी अपनाया, और जैसे ही हम आगे बढ़े, जैसे जैसे हमारे पास संसाधन बढ़ते गए तो हमने लोक कल्याणकारी राज्य को के स्वरूप को धारण किया है। तो लोक कल्याणकारी राज्य के स्वरूप को धारण किया, तो उसकी पूर्ति के लिए हमें आवश्यक है, जैसे जैसे राज्य में परिवर्तन हो रहा है वैसे वैसे जो है लोक प्रशासन के दायित्व बढ़ रहे हैं, और तो इसलिए इनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वो इस कल्याणकारी व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए इन दायित्वों का निर्वाह करें। क्यों, कैसे इनका दायित्व बढ़ रहा है कि अगर हम सामान्य रूप में कहें तो व्यक्ति जो है जन्म जो है प्रशासन की गोद में लेता है, बड़ा भी उसी में होता है, वो यहाँ पर संघर्ष भी करता है, विकास भी करता है, और अंत में जो है उसकी मौत भी जो है प्रशासन की गोद में होती। इस रूप में आप समझ सकते प्रशासन का कितना योगदान है। तो राज्य प्रकृति में यह अपेक्षा की जाती कि जो लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए प्रतिनिधि आए हैं उनका सम्मान करें लोक प्रशासक, उनके द्वारा जो नीति निर्धारण किया जा रहा है, ठीक है, एक तो नीति निर्माण में सहयोग करें और नीति क्रियान्वयन में भी सहयोग करें। फिर इनसे अपेक्षा की जाती है कि जन आकांक्षाओं के रूप में जो जन आकांक्षाएं हैं उनको पूर्ण करने के लिए प्रेरित रहें, ये निष्ठावान रहें, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन को सुनिश्चित करने का प्रयास करें। धन्यवाद।